सेल वाई को आज छठा लेक्चर ऐसा है। अच्छा, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया था, सिंपल डिफ्यूजन आपको बता दिया मैंने ना। उसके बाद में फैसिलिटेड डिफ्यूजन को अपन जानने वाले थे। तो उससे पहले मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी है ना। जैसे आपके सामने चैनल वर्ड आ जाए है ना, ट्रांसपोर्टर आ जाए, पंप आ जाए, कोई कैरियर प्रोटीन भी आ सकती है ना। तो इनमें थोड़ा सा अपन डिफरेंस देख लेते हैं ना। इनमें चैनल, ट्रांसपोर्टर, पंप, कैरियर प्रोटीन, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन रहता है कि चैनल और ये पंप कहीं भी नाम आ जाता है ना। उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि चैनल क्या है और पंप क्या है। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, अगर वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है तो उसे किसी भी कैरियर या ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो अपने पास में ये एक सेल है और एक एक्स मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना चाहता है। अगर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर अनचार्ज्ड है तो इसको किसी भी ट्रांसपोर्टर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ये आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकता है। लेकिन कोई मॉलिक्यूल कैसा है, या तो पोलर हो या उसके ऊपर क्या हो, चार्ज हो, मतलब आयन हो सकता है वो। तो ऐसा मॉलिक्यूल भले ही इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा हो, बाहर इसकी कंसंट्रेशन भले ही ज़्यादा हो और अंदर लो कंसंट्रेशन हो, लेकिन फिर भी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। तो अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए इसको या तो किसी प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो प्रोटीन चैनल हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, या कोई कैरियर प्रोटीन हो सकती है। ये बात समझ में आई। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर भी जाना चाहता है तो उसे किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। अब कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है। पंप को भी अपन बाद में देखेंगे ना, पंप क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको चैनल के बारे में बताऊँ, है ना। चैनल क्या होता है, चैनल प्रोटीन से बनी एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है ना। सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, अब कोई एक्स आयन इसको क्रॉस करना चाहता है तो एक प्रोटीन आएगी, वो इसमें एक हॉलो स्ट्रक्चर बना देगी, है ना। इसको अपन चैनल बोलते हैं। चैनल नॉर्मली कैसे होते हैं, गेटेड होते हैं ना, इनके ऊपर कोई ना कोई फ्लैप लगा होगा। मतलब हर कोई ऐसा नहीं है कि ये जो चैनल है इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएगा। अगर ये सोडियम के लिए बना है चैनल तो इसमें से होकर कौन क्रॉस करेगा, सोडियम ही क्रॉस करेगा। अगर ये पोटेशियम के लिए बना है तो कौन क्रॉस करेगा, पोटेशियम क्रॉस करेगा। मतलब चैनल कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ना, सेलेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्टर क्या होता है। ट्रांसपोर्टर भी किससे बने होते हैं, ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होती। ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, सपोज करो ये कोई ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक्स मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और बाइंड करने से क्या होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट आता है और चेंजमेंट आने की वजह से ये एक्स अभी कहाँ पे पहुँच जाएगा, अंदर की साइड में पहुँच जाएगा ना। ये होता है आपका ट्रांसपोर्टर। अब बात करते हैं पंप की, है ना। पंप क्या होता है, पंप भी किसके लिए बना है, ये इसके लिए विशेष ध्यान रखना। जो पंप है ये हमेशा कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, भेजेगा, है ना। सपोज करो ये सेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल के बाहर कौन कौन ज़्यादा रहता है, Na+, Ca+2, बाई कार्बोनेट और क्लोराइड, ये सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर कम होंगे। तो मैं आपसे कल को कहूँ कि कोई सोडियम आयन है और ये सेल के बाहर जाना चाहता है, तो क्या नॉर्मल कंडीशन में है ये डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर पहले से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इसको अपने को बाहर भेजना है, तो इसको बाहर भेजने के लिए अपन चैनल नहीं ला सकते, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं ला सकते, कोई कैरियर प्रोटीन ला सकते। क्या लाएंगे इसकी जगह पे, फिर पंप लाएंगे। तो पंप की ज़रूरत कब पड़ेगी अपने को, जब किसी मॉलिक्यूल को कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर भेजना होगा, तब अपन क्या लाएंगे, पंप लाएंगे। क्या इसमें एटीपी का इन्वेस्टमेंट आएगा, आएगा। ये बोलता है लो से
हाई कंसंट्रेशन की ओर। इसमें एटीपी का इन्वेस्टमेंट या एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। समझ में आ गई बात। तो चैनल में और पंप में क्या डिफरेंस है, अगर किसी मॉलिक्यूल को ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर भेजेंगे तब तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, चैनल की। अगर किसी मॉलिक्यूल को कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर भेजना हो तो क्या लाएंगे अपन, पंप लाएंगे। अच्छा, इतना समझ में आया। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे ना कि जो चैनल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पंप है वो कितने टाइप की होती है ना, अपन एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैनल के बारे में बताता हूँ, है ना। तो चैनल के बारे में इतना तो समझ में आ गया, ये प्रोटीन से बनी एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है जो नॉर्मली मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर होगी, नॉर्मली कैसी होगी, एक हॉलो स्ट्रक्चर होगी जो मेम्ब्रेन में कैसी रहती है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है। अच्छा, इसके बाद में अपन देख लेते हैं चैनल के टाइप्स, चैनल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सी चैनल है ये, वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा, वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में आप क्या देखोगे, सपोज करो ये कोई सेल है ना, सेल का मैंने रेस्टिंग पोटेंशियल आपको कितना बताया, -70 मिली वोल्ट। तो -70 मिली वोल्ट सेल का क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ये हो गया सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो वोल्टेज गेटेड चैनल काम कैसे करते हैं। देखो ये मैंने आपको सामने क्या बना दी, सेल की मेम्ब्रेन बना दिया ना, ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सपोज करो कोई चैनल है, ये कोई चैनल है यहाँ पे, और इस चैनल को मैंने क्या बताया आपको, ये चैनल नॉर्मली कैसे होते हैं, गेटेड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये फ्लैप लगा दिया इसका ना, मतलब ये फ्लैप के थ्रू बंद है ना, कचरा पात्र के ऊपर जो डिब्बा होता है ना, ढक्कन होता है, तो ये इसका क्या हो गया, फ्लैप हो गया ऐसे, है ना, बाल्टी के ऊपर आपने ढक्कन देखा होगा। अब नॉर्मली होता क्या है, ये फ्लैप इसके ऊपर बाइंड क्यों रहता है, तो इसके ऊपर बाइंड रहने के पीछे कारण ये है कि देखो ये जो ढक्कन है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, हो सकता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और जो आपको बाल्टी दिख रही है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा फिर, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा। तो अभी इस कंडीशन में ये गेट कैसा रहेगा, बंद रहेगा। समझ में आ गई बात। ये कोई गेट था, अपने को नहीं पता किसके लिए बनाया भी ये कोई गेट था और ये अभी क्लोज है। और कैसा चैनल है ये, वोल्टेज गेटेड चैनल है, मतलब इसको खोल के कौन जाएगा, वोल्टेज, मतलब वोल्टेज में चेंजमेंट होगा, उसकी वजह से ये चैनल क्या होगा, अभी ओपन होगा। तो ओपन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज करो अभी सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में है, इसका मतलब जब सेल यहाँ पे -70 मिली वोल्ट है तो उस टाइम पे इस फ्लैप के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और इस जो चैनल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब सपोज करो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 से हो गया -90 मिली वोल्ट हो गया। इसका मतलब -90 मिली वोल्ट कब होगा, जब अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तब, या कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा जब, कब होगा, जब सेल के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज करते हैं कि कोई क्लोराइड जैसा आयन सेल के अंदर आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया है या कोई नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया है। उसकी वजह से जो सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल था वो -70 से कितना हो चुका है, अब -90 मिली वोल्ट हो चुका है। इसका मतलब हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन क्या है ये बताओ, हाइपर पोलराइजेशन, इसको अपन हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं ना।
क्या हुआ, यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज अंदर आया कहीं से, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, उसकी वजह से जो सेल का पोटेंशियल था वो -70 से कितना हो गया, -90, मतलब कुल मिला के नेगेटिव में और इंक्रीज हो गया। अच्छा अब बताओ, ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन इसके आसपास आ जाएगा या कोई भी नेगेटिव चार्ज इसके आसपास आ जाएगा? तो अभी ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप इस चार्ज से बाइंड करेगा या इस बाल्टी से बाइंड रहेगा? किससे करेगा? जिसके पास में चार्ज ज़्यादा है उससे बाइंड करेगा। आपको बताया है अभी ये जो चैनल था ये किससे बना हुआ था, प्रोटीन से, और प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नॉर्मली पार्शियल चार्ज होता है अमाइनो एसिड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई आयन आया उसके ऊपर फुली चार्ज है वो। तो अभी ये जो फ्लैप है ये किससे बाइंड करना चाहेगा, इस फुली चार्ज आयन से बाइंड करेगा ना। तो अपने को नेक्स्ट कंडीशन कैसी दिखेगी इसकी, अब देखो अभी ये जो फ्लैप था अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के ऊपर बाइंड था, लेकिन अब सेल में इस प्रोटीन से भी कोई ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर आ चुका है। तो अभी फ्लैप इस आयन के साथ में बाइंड रहेगा या उस जो बाहर से कोई आयन आया उसके साथ में बाइंड होगा? जो बाहर से कोई आयन आया है उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कोई भी नेगेटिव चार्ज आ गया है अंदर, उसके साथ में ये फ्लैप क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। क्यों हो गया है? नॉर्मली रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, जब कोई अपने से भी ज़्यादा आ जाता है ना तो मॉलिक्यूल शिफ्ट भी हो जाता है एक तरफ से दूसरी ओर। तो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कि इस आयन चैनल के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था, लेकिन वो कैसा चार्ज था, पार्शियली चार्ज था, लेकिन अभी उससे भी कोई ज़्यादा हाईली चार्ज मॉलिक्यूल आ चुका है। तो अभी फ्लैप किसके साथ में रहना चाहेगा, जो इस चैनल से भी क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। ये तो फ्लैप का चार्ज लिख रहा हूँ मैं ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से क्या हुआ था, सेल के वोल्टेज में चेंजमेंट हुआ, वोल्टेज में चेंजमेंट होने की वजह से क्या हुआ, ये इसके साथ में बाइंड कर गया ना, और फ्लैप क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसको ऐसे चैनल को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। क्यों बोला है, ये चैनल वोल्टेज में चेंजमेंट होने की वजह से क्या हुए हैं, ओपन हुए हैं। या देखो ऐसा भी तो हो सकता था, सपोज करो ये जो दूसरा चैनल भी हो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पे पहले मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया था ना, अब यहाँ पे कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इस चैनल के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर जो फ्लैप लगा हुआ है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अभी सपोज करते हैं कि सेल जो है रेस्टिंग पोटेंशियल में है, -70 पे क्या है, ये चैनल अभी क्लोज है, सेल का कैसा चार्ज है, -70 मिलीवोल्ट है। अच्छा अब सपोज करते हैं कि बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया अंदर, कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, या कोई नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, बाहर चला गया। तो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 से -90 होगा या -50, -50 की ओर जाएगा, -50 हो सकता है, -40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कम होगा। इसको अपन हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे या डीपोलराइजेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन डीपोलराइजेशन। समझ में आई बात। अच्छा देखो कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है, तो अब ये जो फ्लैप है ये इस चैनल के साथ में बाइंड रहेगा या उस पॉजिटिव चार्ज के साथ में बाइंड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो ये फ्लैप क्या हो जाएगा, अभी ओपन हो जाएगा ना। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इस फ्लैप को ओपन कर देंगे ना। किसके साथ में बाइंड हो गया ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था पहले से, अब किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ में। तो ये चैनल क्या हो जाएगा, अभी ओपन हो जाएगा। ऐसे चैनल को अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखो अगर किसी वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम आयन अंदर आ रहा है, कौन सा आयन अंदर आ रहा है भाई, ये चैनल ओपन होगा तो कोई ना कोई आयन तो आएगा ना अंदर। तो सपोज करते हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम अंदर आया, तो इस चैनल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। क्या हो जाएगा पूरा नाम, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। समझ में आई बात। अगर कल को इससे कैल्शियम आयन बाहर जाए, क्योंकि कैल्शियम तो आपको पता है सेल के अंदर ज़्यादा होता है, कैल्शियम नहीं पोटेशियम मान लो है ना। सपोज करते हैं पोटेशियम आयन सेल के अंदर से बाहर जा रहा है,
मतलब कोई वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हुआ, ओपन हुआ और पोटेशियम आयन उसमें से होकर बाहर जाने लग गया, तो उस चैनल का नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अगर कैल्शियम बाहर से अंदर आता है तो क्या हो जाएगा चैनल का नाम, वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल। समझ में आ गई बात। तो वोल्टेज गेटेड चैनल का रेगुलेशन समझ में आ गया कैसे होता है, समझ में आ गया। अगर किसी फ्लैप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पहले से ही, तो तब तो वो हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन में क्या होगा, ओपन होगा। अगर फ्लैप के ऊपर पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव चार्ज रहा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गई ये वाली बात कैसे होता है रेगुलेशन। तो ये अपने सेल बायो में वापस से काम में आने वाले हैं, क्योंकि जब अपन नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे ना, तो नर्व इम्पल्स में अपन देखेंगे कि कैसे Na+ आयन जो है बाहर जा रहा है, कैसे K+ आयन अंदर आ रहा है ना, तो वहाँ पे अपन वापस से इसको देखने वाले हैं अभी। तो इसको आप नोट करो, मैं दूसरा चैनल बताता हूँ आपको। अच्छा, अब वोल्टेज गेटेड के बाद में कौन सा चैनल है अपने पास में, वोल्टेज गेटेड समझ में तो आ गया ना। वोल्टेज गेटेड के बाद में अपने पास में इसको एक ही पढ़ लेते हैं ना, लाइगैंड या केमिकल गेटेड। अब कई जगह पे आपको ये अलग अलग भी देखने को मिल जाएगा ना लाइगैंड, बाकी तो लाइगैंड केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना लाइगैंड। तो लाइगैंड या केमिकल गेटेड चैनल, ये कैसे चैनल होते हैं, ये सपोज करो ये कोई सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई चैनल है ना, ये नॉर्मली कब, ये नॉर्मल कंडीशन में भी क्लोज है ना, लेकिन कोई लाइगैंड या केमिकल इसके ऊपर जब आके बाइंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। कब ओपन हुआ है, जब कोई लाइगैंड या केमिकल इसके ऊपर बाइंड हुआ है। अब सपोज करो कोई ये लाइगैंड गेटेड चैनल है, कब होगा ये ओपन, जब कोई लाइगैंड या केमिकल आके इसके ऊपर बाइंड करेगा तब ओपन होगा। अच्छा, जैसे ही ये चैनल ओपन हुआ तो अपन ने देखा कि सोडियम आयन इसके अंदर से आने लग गया, मतलब बाहर से अंदर आने लग गया। तो इस चैनल का पूरा नाम क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, लाइगैंड गेटेड, क्या आ रहा है अंदर, सोडियम, तो लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। समझ में आ गई चैनल का पूरा नाम कैसे करते हैं अपन, मतलब रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है उसको तो अपन आगे लिख लेते हैं, और उस चैनल में से एंटर कौन कर रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे आगे। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। ये चैनल नॉर्मली अपने को कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसे सेल बायो को, तो ये चैनल कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। तो न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स होता है ना, जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन में, तो सबसे पहले कौन से चैनल ओपन होते हैं, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। ये देखो, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे इसकी बॉडी होती है, तो यहाँ पे कौन से चैनल पाए जाते हैं, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। फिर आपको पता होगा यहाँ से क्या रिलीज होता है एंड में, एसिटिल कोलिन रिलीज होता है ना, ये किसी दूसरी न्यूरॉन के पास में जाके बाइंड करेगा यहाँ पे, है ना। तो वापस से यहाँ पे कौन से चैनल ओपन होंगे, एसिटिल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल। समझ में आई बात। तो वोल्टेज गेटेड हो गए और लाइगैंड या केमिकल गेटेड हो गए। आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं ना ये लाइगैंड और केमिकल, लेकिन दोनों को आप एक ही समझ लो, है ना। तो समझ में आ गई बात। तो नर्व इम्पल्स के टाइम पे कौन से चैनल ओपन होते हैं, पहले एसिटिल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल। अच्छा, जब सोडियम अंदर आएगा तो सेल क्या होगी, डीपोलराइज या हाइपरपोलराइज। सपोज करते हैं कोई सेल है, ये चैनल ओपन हुआ तो यहाँ पे Na+ अंदर आया, तो अभी इस कंडीशन में सेल डीपोलराइज होगी या हाइपरपोलराइज होगी, क्या होगा, -70 से कितना होगा बताओ, -50 होगा, -40 हो सकता है, और भी कम हो सकता है, +20 कुछ भी हो, है ना। तो इस कंडीशन में सेल पहले क्या होती है, डीपोलराइज होती है। अब देखो सेल हो गई डीपोलराइज, सेल क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई, मतलब सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डीपोलराइज हो गया। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कोई दूसरे चैनल ओपन होंगे, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो इस थ्रेशोल्ड जब ये डिफरेंस आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से अब आगे यहाँ पे कौन से चैनल ओपन होंगे,
तो आपको बॉडी में पूछे तो बॉडी में तो कौन से चैनल होते हैं, ये डायरेक्ट नेट में आया हुआ है ना, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था है ना ये। तो यहाँ पे तो कौन से चैनल होते हैं, लाइगैंड या एसिटिल कोलिन गेटेड। यहाँ पे कौन से होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और सबसे फाइनल एंड में कौन से होंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम +2 चैनल। आई बात समझ में। फिर फर्दर यहाँ से एसिटिलकोलिन रिलीज होगा और ये आगे नेक्स्ट न्यूरॉन के बॉडी पे जाके क्या करेगा, जो चैनल होगा वहाँ पे बाइंड करेगा। तो ऐसे नर्व इम्पल्स में ये चैनल काम में आते हैं। ये डायरेक्ट 4 नंबर में ये वाला चैनल पूछा गया ना नेट में, देखेंगे हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब देखेंगे ना कैसे आया था। अच्छा, लाइगैंड गेटेड या केमिकल गेटेड चैनल हो गया ना। अगर किसी लाइगैंड गेटेड से अगर पोटेशियम एंटर करता है तो क्या नाम हो जाएगा उसका, लाइगैंड गेटेड पोटेशियम चैनल। समझ में आई बात। अच्छा, अब इसके बाद में अपन कौन सा चैनल देखने वाले हैं, एक होता है आपका मैकेनिकल गेटेड। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो आप, है ना। मैकेनिकल का मतलब आप समझते हैं इसमें कुछ ना कुछ अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा ना, फोर्स की वजह से क्या होगा, ये चैनल ओपन होगा। तो ये चैनल आपके पाए जाते हैं जो आपकी ईयर में कौन सी सेल पाई जाती हैं, हेयर सेल पाई जाती है ना। हेयर सेल में यहाँ पे क्या मिलते हैं, जैसे ये सपोज करो ये कोई चैनल है यहाँ पे ना, छोटा कर दिया मैंने थोड़ा सा, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना। सपोज करो देखो यहाँ पे कोई चैनल है और ये इसका फ्लैप है इसके ऊपर और ये इससे जुड़ा हुआ है ना दूसरी सेल से। जब देखो ये दूसरी सेल जो है मूवमेंट करेगी ना तो उसकी वजह से एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा और ये फ्लैप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ईयर में जो हेयर सेल पाई जाती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ना। कौन से चैनल है ये, मैकेनिकल गेटेड चैनल है। मतलब इसमें अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मैकेनिकल फोर्स। इसको मैकेनिक्स तो आप समझते होंगे ना, फिजिक्स का बड़ा यांत्रिक बोलते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया, वोल्टेज गेटेड चैनल समझ में आ गए, लाइगैंड गेटेड समझ में आ गए, और उसके बाद में कौन से थे, मैकेनिकल गेटेड। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हमने, दोनों यही है ना, वोल्टेज गेटेड और लाइगैंड गेटेड। समझ में आ गया। रेगुलेशन कैसे होगा इनका ये भी समझ में आ गया। जब तक ये बाइंड रहेगा यहाँ पे एसिटिलकोलिन तब तक ये ओपन रहेगा, जब यहाँ से चला जाएगा तो गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। अच्छा, अब अपन देखेंगे क्या, इसके बाद में अपन देखेंगे पंप देखेंगे, है ना। तो पंप के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया था, लो से हाई। दूसरा क्या बताया था, एटीपी का यूटिलाइज होगा, बिल्कुल होगा, एटीपी का यूटिलाइज होगा। तो चैनल में और पंप में आपको ये बहुत मतलब बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों को इसमें पूरी सेल वायु पढ़ने के बाद में भी कन्फ्यूजन रह जाता है ना। तो पंप क्या करेगा, हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भेजेगा। अच्छा, अब अपने पास में जैसे सपोज करो मैं कुछ आपको पंप के टाइप पढ़ाऊंगा ना, जैसे टाइप लिख लो पहले आप यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पी टाइप पंप, उसके बाद में होती है वी टाइप, और चौथा है आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये 4 टाइप की पंप है ना अपने पास में, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं, पी, वी, एफ और एबीसी ट्रांसपोर्टर। आगे बात समझ में। तो इसको तो मिटा दूं मैं। अच्छा, अब देखते हैं पी टाइप पंप है ना, इसको अपन फॉस्फोराइलेशन पंप भी बोलते हैं या प्राइमरी पंप भी बोलते हैं इसको। ये यहाँ से पी लिया गया है ना। इसमें देखते हैं इस पंप में एक्चुअल में होता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भेजेगा। अब देखो ये यहाँ पे बना दी मैंने, इसमें
दो सब यूनिट होती है ना इसमें, एक तो होती है आपके सामने अल्फा सब यूनिट, एक होती है बीटा सब यूनिट। मेन जो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये अपनी मेन सब यूनिट है, मतलब इसी के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। और ये जो बीटा सब यूनिट है ये कैसी सब यूनिट है, रेगुलेटरी सब यूनिट है ना। अल्फा और बीटा समझ में आ गई। इस अल्फा सब यूनिट के पास में यहाँ पे सोडियम से बाइंड करने के लिए क्या पाए जाते हैं, डोमेन पाए जाते हैं ना, जहाँ पे कौन बाइंड करेगा, सोडियम बाइंड कर सकता है ना इनके साथ में। तो अल्फा और बीटा दो सब यूनिट हैं, जिसमें से इस अल्फा सब यूनिट के पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी है। इसके पास में इस आपको पता है प्रोटीन से बनी है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पाए जाएंगे, जिसमें से एक क्रूशियल अमाइनो एसिड है, कौन सा, एस्पार्टेट। समझ में आई बात। अच्छा होगा क्या, अब देखो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, कितने सोडियम बाइंड करते हैं, कितने करते हैं बताओ, 3 बाइंड करेंगे, है ना, 3 सोडियम बाइंड करेंगे। होता क्या है, ये जो इसके पास में काइनेज एक्टिविटी होती है, ये क्या करती है, एटीपी से फॉस्फेट को लाके कहाँ पे लगा दिया जाएगा, इस एस्पार्टेट के पास में फॉस्फेट को लगा दिया जाएगा। तो काइनेज एक्टिविटी से क्या होगा, एटीपी से फॉस्फेट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड के पास में। और इस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसकी वजह से इस प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी जो 3 सोडियम आपको अंदर की साइड में दिख रहे हैं ये कहाँ पहुँच जाएंगे, बाहर दिख जाएंगे। ये जो कौन सा फेस है, साइटोप्लाज्मिक फेस है ना नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सा फेस है, ECF फेस है ना। कभी आपके दिमाग में जैसे बात निकल ही जाती है ना कि सोडियम बाहर जाता है या अंदर जाता है, या पोटेशियम अंदर आ जाता है या बाहर आता है ना, ऐसे दिमाग में से निकल जाता है। तो सीधा सा फंडा है, ये जो इसको अपन नाम क्या देते हैं, Na+K+ पंप नाम देते हैं इसको, है ना। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पी टाइप पंप बता रहा हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल कौन सा है, Na+K+ पंप। इसका मतलब ये पंप है तो ये लो कंसंट्रेशन टू हाई या हाई टू लो, लो टू हाई भेजेगी। इसका मतलब आपको पता है पहले से ही सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, सेल के बाहर ज़्यादा होती है। तो सोडियम अभी कहाँ पर जाने वाला है, अंदर से बाहर। कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना, ये पंप है और पंप का काम क्या होता है, हमेशा ही लो से हाई की ओर भेजना। और ये आपको पहले पता ही है कि सोडियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अच्छा अब चलते हैं, क्या बताया मैंने, 3 सोडियम कहाँ पे बाइंड करेंगे, साइटोप्लाज्मिक फेस वाले डोमेन पे बाइंड करेंगे। किसके साथ में, अल्फा सब यूनिट के पास में। इसके पास में कौन सी एक्टिविटी थी, काइनेज एक्टिविटी। अब क्या होगा, काइनेज क्या करेगा, एटीपी से क्या करेगा, फॉस्फेट को कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, एस्पार्टेट के पास में। जैसे ही एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। जब प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो अब कैसी दिखेगी अपने को ये प्रोटीन, ये बीटा और ये अल्फा। अब ये सोडियम कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हैं, अंदर से बाहर पहुँच गए सोडियम, अंदर से बाहर पहुँच गए। अच्छा यहाँ पे कौन था अभी बताओ, एस्पार्टेट का क्या हो गया था, फॉस्फोराइलेशन हो गया था। किसने किया था, इसके पास में काइनेज एक्टिविटी थी, तो काइनेज ने एटीपी से इसका क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम बाहर जाएगा तो सोडियम बाहर जाके क्या हो जाता है, डिसोशिएट, बाहर जाके कौन बाइंड कर जाता है सोडियम की जगह पे, पोटेशियम बाइंड कर जाएगा, है ना। अल्फा और बीटा। डिसोसिएशन कैसे होगा, डिसोसिएशन नॉर्मली चार्ज का वो है ना, डिसोसिएशन के पीछे क्या है, चार्ज का अंतर है ना मेनली। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन बाइंड कर गया है, मैं दूसरे कलर में बाइंड करा रहा हूँ, है ना इसको। यहाँ पे पोटेशियम बाइंड करा दिया। पोटेशियम कितने बाइंड करेंगे यहाँ पे बताओ, 2 या 3। पोटेशियम 2 ही क्यों बाइंड किए, 2 ही पोटेशियम क्यों बाइंड किए, तो एक्चुअली क्या होता है, पोटेशियम का जो है साइज क्या होता है, सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा
ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए इतना ही स्पेस मिल पाता है कि 2 ही पोटेशियम वहाँ पे बाइंड कर पाएँ। अच्छा, अभी यहाँ पे जो एस्पार्टेट था वो कैसा था, फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में था। अभी क्या होने वाला है, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होने वाला है। तो जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो वापस से प्रोटीन अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आ जाएगी। जैसे ही अपने नेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आएगी तो अपने को कैसी दिखेगी, अब यहाँ पे किसको रिलीज कर दिया जाएगा, यहाँ पे एस्पार्टेट का वापस से क्या हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया ना। अच्छा, प्रोटीन अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आ गई, तो ये सोडियम 3 अंदर चले गए, बाहर चले गए, और 2 पोटेशियम कहाँ पे आ गए, अंदर आ गए। नर्व इम्पल्स में ये जो डायग्राम है ये बार बार आएगा। नर्व इम्पल्स में यही तो होता है, जब अपनी सिग्नलिंग बंद हो जाती है उसके बाद में सेल को अपन रीस्टोर करते हैं, तो उसमें जब ये पंप ओपन हो जाएगी तो क्या करेगी, ये 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर। समझ में आ गया। पी टाइप पंप, पी टाइप पंप में कौन सा किसका एग्जांपल है, ये सोडियम पोटेशियम पंप का। समझ में आ गया। 3 Na+ बाहर और 2 K+ अंदर। काइनेज एक्टिविटी किसके पास में है, अल्फा सबयूनिट के पास में। फॉस्फोराइलेशन हो गया, उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन होते ही अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आ गई। तो ये जो प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और ये ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है। आया समझ में। अब ऐसे ही होती है कौन सी पंप, कैल्शियम +2 पंप। कैल्शियम +2 पंप कैसी है, बिल्कुल सेम एज Na+K+ पंप। डिफरेंस केवल कितना है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, चलो मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम +2 पंप लिखा है। एग्जाम्पल किसका है, ये पी टाइप पंप का ही है। अब इसमें कैल्शियम जो है सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर जाएगा, से ये +2 पंप में क्या होगा बताओ, अंदर आएगा या बाहर जाएगा कैल्शियम। मैंने क्या बताया, ये पंप है, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, सेल के बाहर। इसका मतलब लो से हाई भेजना है अपने को, तो कहाँ पे जाएगा बताओ, अंदर से बाहर जाएगा। समझ में आ गई बात, सोचने की ज़रूरत ही नहीं अपने को। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, पंप पढ़ा रहा हूँ। पंप में मैंने आपको बताया कैल्शियम +2, आपको पहले से ही पता है कैल्शियम +2 सेल के बाहर ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसमें कैल्शियम +2 बाहर तो जाता है लेकिन अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं आता। मतलब ये एक तरह से ये तो एक्सचेंजर का काम करती है ना, मतलब सोडियम बाहर K+ अंदर, तो एक्सचेंजर हो गए। लेकिन ये एक तरह से एक्सचेंजर नहीं है ना, ये केवल कैल्शियम को बाहर भेज रही है, वापस में अंदर कोई नहीं आ रहा। कुल मिला के अपन बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, क्या इसकी वजह से कोई चार्ज में अंतर आएगा, सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आएगा, क्योंकि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि कुल मिला के नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा अंदर। समझ में आई बात। तो ये पी टाइप पंप समझ में आई। क्या है पी टाइप पंप, ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, अल्फा सबयूनिट के साथ में बाइंड करेगा, जिससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, सोडियम बाहर, और वापस से जब डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो अंदर। तो समझ में आ गया। यहाँ पे तो क्या हुआ था इसका, फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, डीफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं इसके बाद में पी टाइप पंप के बाद में दूसरी कौन सी पंप है अपने पास में, वी टाइप पंप। वी टाइप पंप कोई खास नहीं है। वी टाइप पंप अपने को कहाँ पे मिलेगी, ये वी टाइप लिया गया आपके वैक्यूल से। कहाँ से लिया गया है, वैक्यूल से लिया गया है ना। कुल मिला के कहाँ पे मिल सकती है, आपका लाइसोसोम हो सकता है ना, और कोई वैक्यूल, लाइसोसोम हो सकता है या कोई वैक्यूल हो सकती है। तो ये वी वर्ड कहाँ से लिया गया, वी टर्म वैक्यूल से लिया गया है ना। जैसे सपोज करो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम आपको पता है कि इसके अंदर pH 2 से 3 होती है। इसका मतलब इसके अंदर H+ क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब कोई ना कोई बाहर से अंदर भेज रहा होगा H+ को। तो यहाँ पे कौन पाया जाता है, ये वी टाइप पंप पाई जाती है। ये क्या करती है, बाहर से अंदर H+ को ट्रांसपोर्ट करती है। समझ में आ गई बात। वी टाइप पंप। तीसरी है अपने पास में कौन सी, F टाइप पंप बताई।
हाँ, उसका पूरा नाम होता है F0F1ATPase। क्या है पूरा नाम? F0F1ATPase। एक्चुअली मैंने जब आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाई हो ना, अपने मेटाबॉलिज्म में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ पे अपन ने देखा था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है एक्सक्लूसिवली कहाँ पे पाई जाती है? एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है ना। समझ में आ गई बात? और ये पंप कहाँ पे मिलती है नॉर्मली? ये तो सेल मेम्ब्रेन पे मिलती है, और ये वैक्यूल लाइसोसोम हुआ आपको वहाँ पे मिलेगी। और ये एनिमल में एक्सक्लूसिवली कहाँ पे मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलेगी। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? F0F1 पार्टिकल बताए थे ना, जिसमें से F0 तो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है और F1 बाहर की तरफ रहता है। ये क्या बताया था मैंने, बताओ? ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, PMS। तो जब ETS अपन ने पढ़ा था, तो ETS में तो क्या पढ़ा था अपन ने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ PMS में H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। PMS में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब ये H+ इस F0F1 पार्टिकल के थ्रू वापस से कहाँ पर जाते हैं? मैट्रिक्स में। तो उस टाइम पे क्या होता है बताओ? ATP प्रोडक्शन होता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था। ETS के थ्रू क्या हुआ था? H+ को अपन ने मैट्रिक्स से कहाँ पे भेजा था? PMS में भेजा था। अच्छा, जिससे PMS में क्या हो गया था? H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी। जब ये H+ वापस से इस F0F1 पार्टिकल के थ्रू मैट्रिक्स में गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? ATP का प्रोडक्शन हुआ था, जिसको अपन ने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में कवर किया था। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो F0F1 पार्टिकल है, ये ATP सिंथेज और ATP सिंथेटेज दोनों की तरह काम करता है, बताया था मैंने। कुल मिला के जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या कर सकता है? ATP को बना सकता है। लेकिन सेल के अंदर ATP पहले से ही ज़्यादा हो तो ये क्या कर सकता है? ये दूसरा काम भी कर सकता है। ये ATP को यूटिलाइज करके क्या कर सकता है? ये यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा भी सकता है। समझ में आ रही बात? जब ATP बनानी होगी तो उस टाइम पे तो क्या करेगा? PMS से मैट्रिक्स में H+ जाएंगे और ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। ATP सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये इसकी F0 ATPase वाली एक्टिविटी नहीं है। समझ में आ गई बात? मैंने यहाँ पर क्या लगाया? F0F1 ATPase। ATPase का मतलब क्या होता है? ATP को ब्रेक डाउन करना। लेकिन यहाँ पे तो अपन ने देखा ही नहीं था। यहाँ पे तो अपन ने क्या देखा था? कि ये ATP को बना के जा रहा है, जबकि ATPase वर्ड किसके लिए आता है? ATP को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो मैंने इसको ATPase क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पास में दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट होती हैं। अगर सेल के पास में ATP ज़्यादा है तो ये ATP को ब्रेक डाउन करके मैट्रिक्स में वापस से H+ भेज सकता है, और इसको नाम क्या दिया अपने? F0F1 ATPase। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के F0F1 पार्टिकल के पास में दोनों ही एक्टिविटी हैं, ATP को सिंथेसिस करने वाली भी और ATP को ब्रेक डाउन करने वाली भी, है ना। ATPase एक्टिविटी है। समझ में आया? अच्छा, एक्सक्लूसिवली कहाँ पे मिलता है एनिमल में? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इस बात को नोट कर लेना, है ना। एक्सक्लूसिवली लगाया मैंने। नॉर्मली मैं बताता हूँ कि एक्सक्लूसिवली वाला स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिवली क्यों लगाया? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है ही नहीं। कहाँ पे मिलता है? इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे मिलेगा, है ना। अच्छा, अगर प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना, इसका नाम क्या हो जाता है? CF0CF1 ATPase हो जाएगा। बाकी आपको बैक्टीरिया वगैरह में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल सकता है। समझ? मैंने यहाँ पे क्या लगाया? एनिमल लगाया है ना, यहाँ लिख लेना, बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। एनिमल की बात कर रहा हूँ, है ना। प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में भी मिल सकता है। अच्छा, ये यहाँ तक समझ में आया? अब चौथा जो है अपना वो है ABC ट्रांसपोर्टर। तो मैं थोड़ा सा ABC ट्रांसपोर्टर को बताता हूँ, तब जब तक आप इसको नोट करो।
4 नंबर पे अपना ABC ट्रांसपोर्टर। ABC का पूरा नाम क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट्स। क्या है पूरा नाम? ATP बाइंडिंग कैसेट्स। अभी तक अपन ने ज़्यादातर जो देखे थे पंप वो आयंस के लिए देखे थे, है ना। ये चौथे टाइप का है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अब आयंस के अलावा अपने को और भी जो बाकी चीज़ें बच गई ना, उन सब का ट्रांसपोर्टर किसके होगा? ABC ट्रांसपोर्टर से। मतलब आयन के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? ABC ट्रांसपोर्टर। एक्चुअल में होता क्या है, देखो इसको अपन बाद में और अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ABC ट्रांसपोर्टर है, ये थोड़ा बड़ा है ना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, ये ऐसे इसमें मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। देखो इसमें 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं ना, मेम्ब्रेन से बाहर की साइड में क्या नाम दिया इसको? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और अंदर की साइड में कौन से डोमेन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? नॉर्मली ATP बाइंड करेगी। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? कोई ATP हो सकती है। तो ये तो है इसकी ABC ट्रांसपोर्टर की स्ट्रक्चर। अब इसमें अलग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हुआ आपका, CFTR हुआ, इसको अपन अलग से देखेंगे ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ABC ट्रांसपोर्टर की टाइप है ये MDR और CFTR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, है ना। इसको अपन अलग से देख लेंगे, इन पर एक वीडियो इन पर बन जाएगी ना। तो ये तो आपकी नॉर्मली स्ट्रक्चर होगी इसकी ABC ट्रांसपोर्टर की। अब इससे अपन क्या क्या भेज सकते हैं? इससे अपन आयन भी भेज सकते हैं, अमाइनो एसिड भी भेज सकते हैं, कोई ड्रग हुआ आपका उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ABC ट्रांसपोर्टर क्या है? ये अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और CFTR में अपन कवर करेंगे ना, ये कैसे इसका रेगुलेशन कैसे होता है। कई बार क्या होता है कि अपन देखते हैं कि अपन ने ड्रग दिया लेकिन उस पर ड्रग का असर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास में कोई ABC ट्रांसपोर्टर था और ABC ट्रांसपोर्टर ने क्या कर दिया? उस ड्रग को वापस से बाहर भेज दिया। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, ना। अपन ने ड्रग दिया, उसको असर ही नहीं हो रहा क्योंकि उसने वापस से क्या कर दिया? उसको बाहर भेज दिया। तो ये तो था आपका ABC ट्रांसपोर्टर। इसके बाद मतलब ज़्यादा जानकारी अपन इन दोनों में मिलेगी अपने को ना, जब अपन MDR और CFTR पढ़ेंगे ना तो अपन अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ना, आपके सामने क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है ना एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ना। अब देखो आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है। अपने पास में एक आयनो-4 और होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयनो-4। तो आयनो-4 का मतलब क्या है? आयन को कैरी करने वाला या आयन को बियर करने वाला, उसको क्या नाम दिया अपन ने? आयनो-4 नाम दिया है। अब देखो आयनो-4 क्या करते हैं नॉर्मली, सपोज करो ये सेल है और सपोज करो यहाँ पे कोई आयन है, सपोज करो Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये सपोज करो क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है, तो आयनो-4 क्या करता है? आयनो-4 क्या करेगा? इस K+ के साथ में बाइंड करेगा और इसको कहाँ पे ले जाएगा? अंदर ले जाके छोड़ सकता है या अंदर से बाहर ले जाके छोड़ सकता है। ये किसका काम है? आयनो-4 का काम है ना। अब अपने पास में बहुत सारे आयनो-4 हैं ऐसे, है ना, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, FCCP आ सकता है, बेलिनोमाइसिन आ सकता है, ग्रेमिसिडिन आ सकता है। ये क्या है? बहुत सारे आयनो-4 हैं। कुछ भी नाम आ जाए आपको नाम दे देगा कि एक आयनो-4 है। अब कुछ आयनो-4 तो कैसे होते हैं? कैरियर होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या हो गया? वो एक जगह से आयन को पकड़ेंगे और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके
दूसरी साइड में जाएंगे, उनको तो अपन मोबाइल आयनोफोर बोलते हैं, मोबाइल आयन कैरियर बोलते हैं। दूसरे होते हैं कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड। वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन में ही बाउंड रहते हैं, यहाँ पे कोई बाइंड होगा और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके कहाँ पे भेज देंगे उसको, दूसरी साइड में भेज सकते हैं ना, कोई चैनल की तरह भी काम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, एक तो मोबाइल कैरियर होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मोबाइल कैरियर में आपके बहुत सारे हैं, मैं फेमस नाम लिख देता हूँ, ये बेलनोमाइसिन, ये किसके लिए है, K+ के लिए है। एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड में, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रेमिसिडिन, ये दोनों बैक्टीरिया से मिलते हैं ना। ग्रेमिसिडिन एक मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर है और बेलनोमाइसिन मोबाइल आयन कैरियर है। तो आपको आपके सामने क्वेश्चन वो कैसे बनाता है, देखो सपोज करो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है ना, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये एक सेल थी, एक सेल में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सपोज करो है ना, किसी आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और अपन ने देखा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कोई आयन था, टेम्परेचर बढ़ाने पर इधर जाने पर क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45 है ना। इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अपन ने देखा कि कोई ये आयनोफोर है, किसी एक्स आयनोफोर की प्रेजेंस में किसी आयन का डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा अपन ने देखा ऐसे हो सकता है ना, ये कोई X है, ये कोई बाई मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, बाई आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, ये दो आयनोफोर के थ्रू हो रहा है, दोनों क्या है, आयनोफोर के थ्रू हो रहा है, और अपन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर X मॉलिक्यूल का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन बाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको बोलेगा कि इनमें से जो X है, ऑप्शन आपके सामने कैसे देगा, जो X है इसका तो किसके थ्रू हो रहा है, मोबाइल के थ्रू, बाई किसके थ्रू हो रहा है, कुछ भी नाम दे देगा, और ऐसे यहाँ पे बाई भी डाल देगा आपको। कुल मिला के आपको ये बताना है कि निम्न में से किसका ट्रांसपोर्टेशन तो मोबाइल आयन कैरियर के थ्रू हो रहा है और किसका नहीं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लिखेंगे ना, कैरियर तो कोई हो गया ना, मेम्ब्रेन बाउंड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तो मेम्ब्रेन बाउंड है कैरियर और कौन सा। अब देखो आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने ऐसे डालेगा, वो समझ में आ गई बात। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कोई मोबाइल आयन कैरियर है, इसका मतलब क्या, उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अब इसका मतलब जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में चेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। और जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी या घटेगी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो जो मोबाइल कैरियर जो पहले ट्रांसपोर्ट कर रहा था उसकी ट्रांसपोर्टेशन पावर बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। समझ में आ गई बात। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, बाई का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसा कैरियर है, मोबाइल। समझ में आई बात, ये मोबाइल कैरियर है। अच्छा एक्स का देखते हैं अपन, एक्स पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या है, ये इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करना पड़ रहा, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर है, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का कोई
फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ गई, कोई मेम्ब्रेन बाउंड चैनल हुआ उसकी भी फ्लूइडिटी उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कैसा है, पहले से ही मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको क्रॉस थोड़ी ना करना है मेम्ब्रेन को। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन कैसे बना सकता है। तो ये तो आपका किसके ऊपर हो गया, आयनोफोर के ऊपर क्वेश्चन हो गया। आयनोफोर में आपको कुछ भी नाम दे सकता है, वो 2,4-DNP FC कुछ भी और नया नाम भी दे दे, और आपको पता ही नहीं है कि ये मोबाइल है या कैरियर, लेकिन आप बता तो सकते हो ना ऐसे। आपको ऐसे एक्सपेरिमेंटल या ग्राफिकल क्वेश्चन देगा तो आप आराम से उसको कर पाओगे। अच्छा, अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से आगे अपन है ना इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना।